सबसे पहले किसको पढ़ा था? सिसोदिया राजवंश का संस्थापक राणा हमीर। हमीर का पुत्र खेता। खेता का पुत्र लाखा। लाखा का पुत्र मोक्कल का पुत्र मोक्कल वो कुंभा। कुंभा का पुत्र रायमल और रायमल का पुत्र, यानी हम पहुंच गए मेवाड़ में महाराणा संग्राम सिंह तक। ठीक है, ये एक महान शासक हुआ है। बाकी शासकों की तो रखो न रखो, जो महान शासक में 3 या 4, उन शासकों का आपको शासन काल भी याद रखना पड़ेगा। तो महाराणा संग्राम सिंह का शासन काल है 1509 से 28। बाकी की इतनी जरूरी नहीं है। आज तक के सारे पेपर उठा के देखे तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों का शासन काल पूछा गया, एक तो महाराणा प्रताप का, एक बीकानेर के राय सिंह का। तो राय सिंह का इसलिए पूछा था क्योंकि सेकंड ग्रेड में बीकानेर के इतिहास से सिर्फ राय सिंह लगता था, तो वो राय सिंह का शासन काल पूछा गया, बाकी का नहीं पूछा, लेकिन फिर भी इतना तो याद कर लेना। महाराणा संग्राम सिंह, इन्हें कहा जाता है सैनिकों का भग्नावशेष। ये नाम टोड ने दिया था। सर इसका क्या अर्थ है? क्योंकि सांगा के शरीर के ऊपर 80 घाव थे। भग्न प्लस अवशेष का अर्थ होता है बचा हुआ अवशेष। जैसे इस कमरे के अंदर 80 घाव हो जाए, 80 छेद हो जाए, तो कमरा क्या बचेगा? खंडर। खंडर हो गया तो कुछ नहीं बचा, बचा हुआ अवशेष है। तो टोड ने कह दिया सैनिकों का भग्नावशेष 80 घावों के कारण। और सांगा को कहा जाता है हिंदू पति या हिंदू पंथ। पति का अर्थ होता है स्वामी। जब बाबर से लड़ने के लिए गए थे तब सारे के सारे हिंदुओं का स्वामी बना था सांगा, क्योंकि नेतृत्व किया था और उस समय क्या किया था? पंथ प्रदर्शक। इस वजह से महाराणा को कहा जाता है हिंदूपति या हिंदू पंथ। जब महाराणा का राज्याभिषेक हुआ उस समय की राजनीतिक स्थिति यह है कि दिल्ली में उस समय था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा भी बसाया था 1504 में। सिकंदर लोदी का संबंध भी है राजस्थान से। उस समय अपने गुरु जाम्बोजी है और जसनाथ जी है। जसनाथ जी को 500 बीघा जमीन दी कतरियासर में, और जाम्बोजी के कहने पर गो हत्या पर रोक लगाई थी। तो ये समकालीन है, सांगा है, और जाम्बोजी कहते हैं कि संग्राम सिंह भी मिलने गया था जाम्बोजी से। तो सिकंदर लोदी के साथ सांगा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है कि सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये लो मिटा दिया। और इसके बाद में शासक कौन बना? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। संग्राम सिंह का संबंध है इब्राहिम लोदी के साथ। उस समय जब संग्राम सिंह आए तो मालवा का शासक है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम तो सांगा के दादा के समय था, कुंभा के समय, और ये दूसरा है। और गुजरात का शासक है मुजफ्फर खान। ठीक है, दिल्ली की मेन सत्ता किसके पास है? इब्राहिम लोदी के पास। इब्राहिम लोदी और संग्राम सिंह के मध्य, अब संग्राम सिंह के संबंधित महत्वपूर्ण 5 युद्ध है। पूरा संग्राम सिंह 5 युद्धों के आसपास ही घूमेगा। तो सबसे पहले हम वो 5 युद्ध याद कर लेते हैं। करम से है, एकदम इजी है। खातोली, दूसरो बांडी, बांडी कह दो, बांडी कह दो। तीसरो गागरोन, चौथो बयाना, और 5वां खान। 1 2 3 4 5। ये है 1517-18 में, ये 1518, ये 1519, ये दोनों है 1500। क्या याद करोगा? वो तो था न बेरो। सूत्र बनाने तो की बना लेगा ले। खागी बांडी गोबर बने सूत्र तो बने, बनाने बना लेगा, और भी बहुत शानदार शानदार सूत्र बना लेगा। खागी बांडी, गागरोन भारत के बीच में ही, बीच वाला युद्ध गागरोन, फिर बयाना खानो। याद आपको करना है, मुझे तो याद है, आप तो रट्टो मार रहा है।
ये पांचों कर्म से याद होना चाहिए। याद करो जल्दी से, 1 मिनट कोई टाइम को नहीं। खातोली बांडी आगरम रहना खाना आग को लगा दें, आग लो, एक पूछे नहीं 5 मारे मुंह पर फेंक के। खागी बांडी जो खातोली बांडी का आगरम रहना खाना बस हो गया। बस संग्राम सिंह ने जीवन में 5 युद्ध किए, 4 में विजय रहा, तो फिर हारे हैं कौन सा? लास्ट। तो कुछ भी नहीं करना है। ये पहले वाले जो 2 युद्ध है वो पहले वाले शासक के साथ है, इब्राहिम लोदी के साथ। लास्ट वाले 2 युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी के बाद भारत का शासक बनेगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। लास्ट वाले जो 2 युद्ध है वो है बाबर के साथ। ये बीच वाला युद्ध, इस बीच वाले शासक मालवा भारत के बीच में आ गया, मालवा शासक के साथ है। तो एक समस्या का तो समाधान हो गया। आपसे पूछेगा खातोली युद्ध, खातोली पहले बूंदी में था, वर्तमान में कोटा में बताया जा रहा है खातोली। तो खातोली युद्ध सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी संग्राम सिंह की विजय हुई। बांडी युद्ध धौलपुर में है, सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी संग्राम सिंह की विजय हुई। गागरोन युद्ध सांगा वर्सेस महमूद खिलजी संग्राम सिंह विजय हुआ। बयाना युद्ध सांगा वर्सेस बाबर संग्राम सिंह विजय हुआ। खानवा युद्ध सांगा वर्सेस बाबर संग्राम सिंह की हार हुई। अब समस्या तो ही सीधा सीधा तो ऐसे ही पूछेगा। आगे चलूं, इतना आगे समझे बस, तो आगे कोई समस्या नहीं है। भारत की मेन सत्ता थी इब्राहिम लोदी के पास, खुद आया था इब्राहिम लोदिया, और इधर से संग्राम सिंह। भयंकर युद्ध हुआ, युद्ध में संग्राम सिंह विजय तो हुआ लेकिन बहुत नुकसान हुआ युद्ध में। संग्राम सिंह का एक बायां बाजू कट गया था, पैर में लगने की वजह से संग्राम सिंह लंगड़ा के चलना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी भारत की मेन सत्ता को हरा दिया। तो बड़ी प्रतिष्ठा फैली चारों ओर संग्राम सिंह की, क्योंकि भारत की मेन सत्ता इब्राहिम लोदी, और उसे हरा दिया। कुछ दिन लगे घाव सही होने में। उसके बाद संग्राम सिंह ने एक प्रोग्राम रखा। जब सारे के सारे सरदार आए तो मेवाड़ में रिवाज थी ऐसे स्वागत करने, यानी छाती से ऊपर हाथ जोड़ के स्वागत करना। तो संग्राम सिंह दाएं हाथ से ऐसे स्वागत कर रहा। सरदारों ने सोचा यार क्या बात है संग्राम सिंह। फिर जैसे ही सरदार बैठे, संग्राम सिंह उनके नीचे ही बैठ गया। तो रतन सिंह थे सलूम्बर के चुड़ावत, उन्होंने हिम्मत करके पूछ ली कि महाराणा जी बात क्या है, परंपरा के विरुद्ध कैसे चल रहे हो। तब संग्राम सिंह खड़े होकर कहा कि देखो, हिंदुओं में एक रिवाज है कि मूर्ति खंडित होने के बाद में उसे हटा के दूसरी मूर्ति स्थापित की जाती है, और राजा भी जो है, राजा भी एक तरीके से पूजनीय होता है जनता की नजर में। मेरी तो हालत यह है कि मेरे देखो एक बाजू नहीं, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, मैं भी खंडित मूर्ति की तरह हो गया हूं। तो मुझे लगता है कि अब आप ऐसा करो, कोई मुझे जागीर दे दो, मैं टाइम पास कर लूंगा, और यहां किसी योग्य व्यक्ति को बिठाओ। तब सरदारों ने कहा कि आपसे योग्य और कौन होगा, ये तो घाव है, वो वीरों के आभूषण है, और इस आपसे बेहतर इस गद्दी के योग्य कोई है ही नहीं, आप दोबारा बैठो राजगद्दी पर। तो संग्राम सिंह को वापस राजगद्दी पर बैठा दिया। अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया इब्राहिम लोदी, क्यों? इस युद्ध में हारा। अब उसने अपने सेनापति भेजे, दोबारा फिर युद्ध हुआ। कहां पर? धौलपुर में। तारीख वगैरह पहले लिखी थी। और इस युद्ध में संग्राम सिंह फिर विजय हुआ। बस अब तो चारों मेर संग्राम सिंह, संग्राम सिंह, चारों मेर सारा राजा अब तो दोस्ती करने ही सोचा, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्योंकि जो महान शासक होगा तो उससे दोस्ती तो सब करने की सोचेंगे। भाई जिसको दिल्ली ने हरा दिया वो नॉर्मल तो हो नहीं सकता। अब इसके साथ विवाद हुआ चंदेरी के मेदिनी राय को लेकर। चंदेरी का मेदिनी राय पहले महमूद खिलजी के दरबार, बाद में झगड़ा हो गया, तो चंदेरी का मेदिनी राय सांगा से सहायता के लिए आया। तो इन दोनों का युद्ध हुआ कहां? गागरोन में। भाई साहब लड़ता लड़ता घोड़ते पर गिरा, गिरता ही संग्राम सिंह करके गिरफ्तार चित्तौड़ लिए।
महमूद खिलजी प्रथम को सांगा के दादा कुंभा ने हराकर 6 महीने तक रखा, लेकिन संग्राम सिंह ने बताते 3 ही महीने रखा था इसको। अब ले आए महमूद खिलजी को। एक दिन को संग्राम सिंह ऐसे फूल लेकर महमूद खिलजी के आगे से गुजरा, देख खोलो और सुना क्या हाल है, ठीक है नहीं, ले फूल ले ले। महमूद खिलजी बोले क्या के हिसाब दे, भिखारी समझ गए भाई, ठीक है तेरे गुलाम हो लेकिन भिखारी भी नहीं हो। तब संग्राम सिंह ने कहा कि ले तेरा मालवा वापस दू, ला ला, छोड़ दिया। महमूद खिलजी के एक पुत्र को रखा था और इसको मालवा दे दिया वापस। अब तो बस चारों मेर संग्राम सिंह पूरे भारत में फेमस, दुश्मना नहीं पकड़े पाछा छोड़े, तकड़ो काम हो रही। उस समय का बाबर तो ये कहता है, एक तो ध्यान रखना बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली किसको बताया, ये प्रश्न 2-3 बार आ गया है। संग्राम सिंह को नहीं बताया उसने कृष्ण देव राय को बताया उस समय का सबसे शक्तिशाली। हाँ विजयनगर का राजा था कृष्ण। जबकि वो ये जरूर कहता है बाबर कि दिल्ली, मालवा और गुजरात, इन तीनों में से भी एक भी ऐसा नहीं है जो अकेला सांगा को हरा सके। तो बाबर ने भी प्रशंसा की है संग्राम सिंह की। चलो चलते हैं भारत की राजनीतिक शक्ति। संग्राम सिंह को एक बार इधर छोड़ते हैं, भारत में किसको लाते हैं, बाबर को लाना जरूरी है। लड़ाई कराने में सीधी करवा दो लेकिन आनंद नहीं आएगा, पहले बाबर को लाएंगे। चलो सारे चलो एक साथ, निमंत्रण है, चलो आजा बाबर ने ले रही हूं, आजा। अरे वाह गर्म पानी आ गया है। चलो चलते हैं, ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि बाबर की भूमिका बनानी जरूरी है, क्योंकि दो महाशक्तियां टकराएगी तो पता तो होना चाहिए कि बाबर कितना शक्तिशाली और संग्राम सिंह की शक्ति का तो पता चल गया। अब हम बाबर की शक्ति भी तो देखें। बाबर इधर 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 इधर, तुर्की के पास में पड़ता है फरगना। फरगना का नया शासक बना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। छोटी उम्र में बन गया था, 11 साल की उम्र में। बाबर का पिता था मिर्जा उमर शेख। कोई छात के ऊपर कोई कबूतर उड़ाती थे बेचारो, पड़ गयो तो पढ़ने का मृत्यु होगी तो जल्दी शासक बन गयो बाबर। और बाबर की जो मां थी उसका नाम था कुतुलु निगार। बोली ये नाम है कुतुलु निगार। चलो याद रहे, एक बार प्रश्न पूछ लिया था तब बताना जरूरी हो जाता है। प्रश्न ऐसे पूछ लिया था कि किस मुगल बादशाह में 2 वंशों का खून था। बाबर एडवांस क्यों था, देखो 2 वंशों का खून समझ गए भी, 2 जातियां हो जाए, 2 अभी हर जाति की अपनी एक विशेषता है। बाबर का जो है, बाबर है ना तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था। इसका बाप तो था तैमूर वंश से, इसकी मां मंगोल की 14वीं वंश से थी, यानी मां थी मंगोल। और उस समय की ये 2 बड़ी शक्तिशाली जातियां हैं। तैमूर लंग का नाम सुना है, लंगड़े तैमूर लंग का सबने सुना है ना, उसकी 5वीं पीढ़ी से था बाबर। और तैमूर को अपना आदर्श मानता था, तैमूरिया कहलाने में बड़ा फक्र महसूस करता था। वो तैमूर जिसने भारत पे आक्रमण किया था उस समय की लगभग ये मान के चलो 1/4 जनता खत्म कर दी थी उसने। वे इतने कुशासकों में आता है इनका नाम कि कहते हैं कि जब ये मरा था लोगों ने दुआ की थी कि हे भगवान दूसरों ना जाम दी, लेकिन फिर आपने जामियो एक। हाँ शाबाश नॉलेज तो रखो थे भी। ये 2 भी, तैमूर ये भी बड़े शक्तिशाली, मंगोल भी बड़े शक्तिशाली। आपको पता है चाइना की दीवार कहां है, चाइना की दीवार मंगोलिया और चीन के बीच में। तो मंगोल भी बड़े शक्तिशाली थे, मंगोल आक्रमणकारियों के बचने के लिए बनाई थी वो दीवार। तो 2 जातियों के गुण अगर एक व्यक्ति में आ जाए तो वो या तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा या फिर रिमिक्स हुए वो खच्चर देखे। हाँ 2 जातियों के गुण एक आदमी में, बड़ा खतरनाक बन गया बाबर। बाबर की इच्छा थी
तैमूर की राजधानी रही थी कभी सफरगंज। बाबर की इच्छा थी सफरगंज पर अधिकार करने की, तैमूर की राजधानी पर अधिकार करूं मैं, सपना था इसका। तैमूर को अपना आदर्श भी माना करता था। मोस्ती तो बाबर जो है, थोड़ा सा ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, यहाँ सीधी फिनिश करता हूं मैं, क्योंकि अपन को बाबर को नहीं पढ़ रहे, अपन किसको पढ़ रहे हैं, तो अपन को संग्राम सिंह को डिटेल से पढ़ना है। बाबर को एक बार, हाँ आपके लगता जरूर है, लेकिन यहां वाली बातें इतनी नहीं पूछेंगे आपको। बाबर जब सफरगंज पर अधिकार करने के लिए निकला, अधिकार तो इसका हुआ जैसे तैसे, लेकिन पीछे से और फरगना में विद्रोह हुआ, तो भागकर जब फरगना आ रहा था तो दोनों इसके हाथ से निकल गई और बाबर के भटकने के दिन शुरू हो गए। बाबर की हालत ये हो गई थी कहके कि रोटी भी मांगकर खानी पड़ी। मात्र 200 सैनिक बचे थे लास्ट में, लेकिन इसने बड़ा ही संघर्ष में जीवन जिया बाबर ने। अब बाबर ने आक्रमण किया इधर, कन्फर्म है कि बाजौर बेरा, अब भी करवा दूं बाजौर बेरा पर आक्रमण की, काबुल पर है। बाबर ने काबुल को जीता 1500, काबुल से बड़ा प्रेम था बाबर को। काबुल को 1504 में जीतने के बाद बाबर ने एक नई उपाधि धारण की 1507 में, बादशाह। तो इससे पहले के शासक क्या लगाते थे, ये देखो ये लगा रखी मैंने, मिर्जा उमर से, इसीलिए लगाया था यहां। बाबर के पहले के लोग मिर्जा लगाते थे, मिर्जा नाम छोड़ दिया, अब नया नाम ले लिया बादशाह। अब मैं बादशाह ही बोलूंगा, बादशाह बाबर, बादशाह हुमायूं, बादशाह अकबर, बादशाह जहांगीर, बादशाह शाहजहां, बादशाह औरंगजेब। नई उपाधि धारण की बाबर ने बादशाह की। तो कहते हैं कि एक बार कोई 111 साल की कोई एक बूढ़ी कर बाबर रुक्यो और बन कोई बाबर ने स्टोरी सुनाई भारत की, तैमूर के आक्रमण की, कि भारत बड़ा संपन्न देश है, ये है वो है। तो बाबर ने उसी दिन सपना देख लिया था कि मैं भारत पर कभी अधिकार करूंगा। और वैसे भी बाबर भारत में आना ही चाहता था, क्यों, क्योंकि इधर वाली साइड से बाबर परेशान हो गया था आक्रमणकारियों से, तो उसे कोई सुरक्षित जगह चाहिए थी। तो तब भी बाबर को भारत पे आक्रमण तो करना था। अब उस समय में भारत की स्थिति देखता हूं क्या है। दिल्ली में कौन है, इब्राहिम लोदी। मेवाड़ में कौन है, सांगा। चंदेरी में कौन है, मेदिनी राय। और यहां इधर है अफगान। उस समय की भारत की राजनीतिक स्थिति ये है। तो अफगान हो गए, मेदिनी राय भी एक राजपूत शासक है, सांगा राजपूत शासक है, इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, अब सीधा तो दिल्ली पर आक्रमण कर नहीं सकता बाबर। भाई हमें अगर श्रीलंका पे आक्रमण करना हो तो पहले साइड वाले क्षेत्रों को जीता जाता है और फिर अंदर प्रवेश किया जाता है। तो बाबर भारत को समझने के लिए और एक जाति के विरुद्ध अभियान करेगा, यूसुफजई। सुना है क्या कभी नाम? अकबर का दोस्त कौन था, बीरबल। दोस्ती मानते हैं अकबर बीरबल। बीरबल जो है ना, वो यूसुफजई जाति के विद्रोह दबाते समय मृत्यु हुई थी। तो ये कहते हैं कि तलवार के दम पे टैक्स वसूला करती थी। तो बाबर ने सबसे पहले काबुल से 1519 में और इधर यूसुफजई जाति के विरुद्ध अभियान किया, बाजौर और बीरा, ये दो दुर्गों पर अधिकार किया। बेरा झेलम नदी के किनारे। अब देखो बाबर के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, बहुत सारी चीजें। कौन कौन सी चीजें गुरुजी? नंबर 1, बाबर को तुलगमा पद्धति आती है। हमें नहीं पता, हम बीए करके आ गए, हमें नहीं पता तुलगमा क्या है। हाँ मुझे पता है, नहीं पता सिखाएंगे, कोई बात नहीं। बाबर को बंदूक चलाना आता है, हमें नहीं पता भाई बंदूक क्या है, हमें नॉलेज ही नहीं है बंदूक का। बाबर के पास तोप थे। बाबर ने तुलगमा पद्धति कहां से सीखी? उज्बेकों से। यह प्रश्न बहुत बार आया है। उज्बेकिस्तान देश नहीं क्या? बंदूक चलाना बाबर ने ईरानियों से सीखा, तोप चलाना तुर्कों से सीखा, और बाबर के पास अच्छी घुड़सवारी थी। घुड़सवारी तो चलो अपने पास भी थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी जितनी बाबर के पास। ये भी बाबर ने, ये 4 चीजें बाबर को भारत से अलग करती है। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इन चारों में 3 ही चीज है, सॉरी 1 ही चीज है, घुड़सवारी। वो भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुर्कों की है, क्योंकि उधर वाले घोड़े भी फेमस है। अब बाबर जितने भी युद्ध करेगा
सब में ये चीजें अपनाएगा। तो भारत का प्रथम युद्ध जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ, बाजोर और बेरा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो उत्तर क्या होगा? पानीपत। अब देखो, बाबर वापस आया, वापस विद्रोह हो गया, दोबारा फिर गया, लेकिन इतने में काबुल में विद्रोह, फिर वापस आ गया, फिर दोबारा गया, फिर पंजाब साइड में आया। तो ये तो थे इसके 4 पहले आक्रमण, लेकिन हमें पढ़ना है 5वां और फाइनल आक्रमण। पानीपत का आक्रमण बाबर का कितने नंबर का आक्रमण है? 5वां। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बाबर को भारत में निमंत्रण किसने दिया? अब बाबर ने भारत को निमंत्रण किसने दिया? यह निमंत्रण माना जाता है पंजाब इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी और दौलत खान लोदी। इनकी और इब्राहिम लोदी की नहीं बढ़ती थी। इन्होंने बाबर को भारत में निमंत्रण दिया, जबकि बाबर अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखता है कि मुझे मेरे पास सांगा का एक दूत आके मिला था और कहा कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो और हम दिल्ली को आधा आधा बांट लेंगे। तो ये बात पता नहीं बाबर ने कैसे लिखी है। क्यों? क्योंकि दिल्ली जीतने में सांगा को बाबर की कहां जरूरत थी? अरे पहले जीत चुका है सांगा तो भाई, इब्राहिम लोदी को संग्राम सिंह 2 बार हरा चुका है, तो फिर बाबर की सहायता की कहां जरूरत है? तो बाबर ने पता नहीं क्यों लिखा, मेरे को बाबर मिला, मिलते ही मैं पूछ के बता दूंगा आपको, आपको मिले तो आप पहले पूछ के बता देना। पता नहीं किस हिसाब से लिख दिया बाबर ने। चलो चलते हैं। अब बाबर के भारत में 4 युद्ध है। कौन कौन सी गुरुजी? सबसे पहले बाबर आया, आते ही बोला पानी पीऊंगा, फिर बोलो खानो खाऊंगा, खानवा, फिर बोलो चाय चंदेरी, और फिर गागरो। हाँ, गागरे की भी लड़ाई हुई। बाबर चाल तो रहे नहीं। देखो 1526, 27, 28, 29 पानी, खानो, चाय और घाघरा, चारों के चारों में कौन जीतेगा? बाबर। तो अब आप कह देते हो सर बाबर एक बार हरा भी तो है बयाना। वैसे देखे तो बयाना युद्ध इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। ये सैनिकों की झड़प है, बाबर खुद नहीं था, बाबर के सैनिक थे जिन्हें संग्राम सिंह ने यहां से भगा दिया था। तो इंडियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण ये 4 युद्ध पढ़े जाते हैं, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा। 26 में पानी पियो, 27 में खानो खाओ, 28 में चा पियो और 29 में गरे। घाघरो मतलब गरे। चलो मिटा दूं एक बार। चलो सीधा पानीपत का युद्ध जिताता हूं, फिर अपने इधर वाली तैयारियां करते हैं। बाबर आया और पानीपत के मैदान में इधर से इब्राहिम लोदी आया। सेना लगभग बराबर थी, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट तो वो थे, इब्राहिम लोदी मैदान में ही मारा गया। हुमायूं भी साथ में है। यहीं पर हुमायूं को वो हीरा हाथ लगा था, कौन सा? कोहिनूर। विक्रमजीत से प्राप्त किया था ग्वालियर के कोहिनूर हीरा। बाद में नादिर शाह लूट के ले गया था इसे, तख्ते ताउस में जुड़वाया गया था। वर्तमान में कहां है ये? बहुत महंगा बताते हैं कि इसे बेच दिया जाए ना तो पूरे विश्व को 2.5 दिन को नहीं, 1-1.5 साल तक इतना महंगा है ये कोहिनूर हीरा। आपको दिखाएंगे जल्दी में, चलेंगे आपको इंग्लैंड ही चलेंगे, सीधा महारानी के ताज में जड़ा हुआ है वो। तो वो यहीं पर मिला था हुमायूं को। हुमायूं ने पापा को गिफ्ट किया, पापा बोले बेटा तू ही रहा, तो बाद में हुमायूं को ही मिल गया था ये कोहिनूर हीरा। आपको पता है इनके समकालीन सिखों के गुरु भी है, गुरु गोविंद सिंह जी औरंगजेब के टाइम में सिखों के प्रथम गुरु, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक जी। इसी समय लग ये भक्ति काल का प्रारंभ हो जाता है यहां से। तो गुरु नानक जी ने पता है बाबर की सेना के लिए क्या कहा था? पापियों की बारात। कहते हैं कि इन्होंने मिलने की इच्छा जताई थी, बाबर ने तब कहा था कि ये पापियों की बारात है। चलो चले अब अपने वाले। पानीपत का युद्ध जीत लिया, खानवा चलो आगे करेंगे। अब एक बार में बाबर जैसे ही पानीपत का युद्ध जीता, जीतते ही बोला अब मेरी काबुल की जनता गरीब नहीं रहेगी। यहां से उसने एक एक सिक्का भेजा था। बाबर के सिक्के का नाम था शाहरुख। एक एक सिक्का काबुल की जनता के लिए भेजा था और उसके पास जितना धन था सब लुटा दिया। बोला अब कोई टेंशन नहीं है, भारत के बादशाह बन गए। अब
और बाबर ने इतना दल लुटाया कि लोग बोले वो बड़ो मस्त कलंदर है। और बाबर ने एक नई उपाधि धारण की, कौन सी? कलंदर। बादशाह की किस विजय के बाद की थी? काबुल विजय के बाद। और कलंदर की उपाधि पानीपत विजय के। संग्राम सिंह की सेना कहां, संग्राम सिंह का क्षेत्र कहां तक फैला हुआ था? यहां पड़ता है बयाना, और बयाना से आगे चंदेरी तक भी सांगा का ही था। दूसरी बार जब इब्राहिम लोधी को हराया था ना, तो सांगा का क्षेत्र फैल गया था। चंदेरी मेदिनी राय को सौंप दिया था संग्राम सिंह ने। तो यहां पीलिया खार नदी तक सांगा का क्षेत्र था। और ये बयाना दुर्ग भी किसके अधीन है? सांगा के अधीन है बयाना दुर्ग भी। अब बाबर ने क्या किया? दिल्ली पे न होके बाबर ने अपनी राजनीति का केंद्र बिंदु कौन सा बना लिया? ज्यादा दूरी नहीं है भाई, बयाना और आगरा की दूरी नहीं है, शायद मुश्किल से होगी कोई 30-35 किलोमीटर। भरतपुर और आगरा की ज्यादा दूरी नहीं है। अब देखो, बाबर के सैनिकों ने क्या किया? बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया, मेहदी ख्वाजा ने। और बयाना दुर्ग किसका है? बाबर भी जानता है कि मैं भारत में तब तक सुरक्षित नहीं हूं जब तक मैं संग्राम सिंह को नहीं हराऊंगा। बयाना दुर्ग पर अधिकार करने का मतलब संग्राम सिंह को सीधी चुनौती देना था। उस समय जब बाबर आया है तब संग्राम सिंह ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि पुराने समय में, जैसे आज बांग्लादेश पे आक्रमण हो तो हमें कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं है हमें। अगर बांग्लादेश भारत से अलग नहीं होता तो होता। तो उस समय भी देश वहीं तक माना जाता था जहां तक राजा का क्षेत्र होता था। तो संग्राम सिंह अपना देश वहां तक मानता है जहां तक संग्राम सिंह की सीमा है। तभी तो मारवाड़ पे आक्रमण हो रहा है तो मेवाड़ वाला मतलब नहीं रखता। क्यों? क्योंकि मारवाड़ वाला अपने क्षेत्र को देश मानता है, संग्राम सिंह जहां तक उसका क्षेत्र है उसे ही देश मानता है। तो अभी तक जो आया था ना बाबर, वो आया था कौन से क्षेत्र से? इब्राहिम लोधी वाले से। तो अपने को क्या मतलब? इब्राहिम लोधी सल्टे। अब सीधी चुनौती दे दी बयाना दुर्ग पर अधिकार करके। किसको? चलो तैयारी शुरू करते हैं। एक राजपूती परंपरा है जो संग्राम सिंह ने पहली बार अपनाई है, उसे बोलते हैं पाती पर्वन। पाती क्या बोले? पत्तर। पांति को नहीं करे, पांति। मैं विदेशियों को बाहर निकालने के लिए जा रहा हूं, मेरी सहायता के लिए आओ। तो सब तैयार थे, बता दिया दोस्ती करने को, तो सभी तैयार थे। तो सारे के सारे ले लेके अपनी सेना रवाना हुई। वो आप कहो उतने नाम लिखवा दूं मैं, 10 कहो तो 10 लिखवा दूं, 15 कहो तो 15 लिखवा दूं, 20 कहो तो 20 लिखवा दूं, लेकिन मैन मैं यहां बता देता हूं, वो लिखवा दूंगा बाकी। आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, जिसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बीकानेर से कल्याणमल, मारवाड़ से मालदेव। अब ध्यान क्या रखना है, प्रश्न दो तरीके से बनता है, दोनों तरीके से पूछा जा चुका है। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए जोधपुर से किसने सहायता की? दोनों प्रश्न अलग अलग है। उस समय मालदेव राजा नहीं था, राजकुमार था, कुंवर था। उस समय राजा था गंगा, और यहां भी राजा था जेत सिंह। ये दोनों कुंवर थे, तो सहायता तो दी राव गंगा ने। खानवा युद्ध में जोधपुर की राठौड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर माना जाएगा मालदेव। फिर नागौर का आ गया खानजादा, मेड़ता से आ गया बीरमदेव और रतन सिंह, ये रतन सिंह मीरा का पिता। यहां से आ गया हसन खां मेवाती, कहां का है ये? मेवात का। जगनेर से आ गया अशोक परमार, चंदेरी से आ गया मेदिनी राय, झाला अज्जा, रायसीन का सलहदी तंवर, डूंगरपुर का उदय सिंह, माणिक चंद चौहान, कितना बताऊं रहे। बूंदी के हाड़ा सेना का नेतृत्व किया नरपत हाड़ा। मैन तो है और बाद में देखता रहूंगा, लिखने में आ जाएंगे। और मैन तो मैंने बता दी, क्योंकि आज तक एग्जाम में प्रश्न आता है वो यहीं से आता है सबसे ज्यादा। अभी सेकंड ग्रेड में आया तो वो नाम दे दिया जो अभी तक मैंने लिखा ही नहीं, महमूद लोधी। बाबर को निमंत्रण दिया था ना,
वो भी साथ में, वो महमूद लोदी ऑप्शन था। यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बनते हैं। निम्न में से कौन खानवा युद्ध में सांगा की सहायता नहीं की? तो 3 ऑप्शन इनमें से मिलेंगे, एक कोई और मिलेगा। अच्छी बली सेना तैयार कर ली, 2,20,000। ये सेना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता दी किसने? बाबर ने। बाबर लिखता है ये कि 2,20,000 सेना थी, जबकि तबकाते अकबरी लिखी गई है निजामुद्दीन द्वारा, वो कहता है कि सांगा के साथ 1,20,000 सेना थी। टोड ये कहता है कि सांगा के साथ 7 राजा, 9 राव और 104 क्या थे? सरदार। सरदार वो होते थे जो प्रथम श्रेणी के अंदर आते थे। उमराव, सरदार, गोल, ये 3 श्रेणियां होती थी मेवाड़ में। सामंतवादी श्रेणियां हैं जो आपको पढ़ाई नहीं, कभी पढ़ाएंगे मौका मिला तो। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार। अब भाई चाल्या इतनी बड़ी सेना देखे हालत तो यही खराब होनी है। बड़ी ही आसानी से बयाना दुर्ग जीत लिया 16 फरवरी 1527। 2 युद्ध होंगे, एक होगा बयाना और दूसरा होगा खानवा। ये कब हुआ? 16 फरवरी। ये 1 महीने बाद 17 मार्च। बाबर इधर तैयारियों के लगा था, उसे पता है कि संग्राम सिंह से मुकाबला तो करना ही करना है, तो बाबर अपनी तैयारियों के लगा हुआ था और पूरी तरीके से सेना में निराशा फैली हुई थी। ये बात बाबर खुद लिखता है कि कोई उत्साह की बात नहीं कर रहा था, सेना के अंदर पूरी निराशा फैली हुई थी। निराशा फैलने के कई कारण थे। बाबर का एक ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, पर शरीफ गड़बड़ कर दी। शरीफ बोले और बाबर, सूर्य को तारो पूर्वी दिशा में, अगर तू पश्चिम दिशा के किसी योद्धा से लड़ेगा तो तू हारेगा। बस सैनिकों मूड तो यही खराब हो, ऊपर आ बात और बोल दी। तो सैनिक बोलिया भाई तो कौन लड़ा? के बात हो? बात क्या होगी? फरगना कच्चा लिया 1.5 महीने हो गो, लुगा बड़ा बट पड़े मन को और उठा ले जाओ, मैं तो कौन लड़ा? बाबर बोले बस थोड़ा बहुत, बाबर थोड़ा तैयार कर रहे बेचारो। बोले यार ये ना करो, मोटिवेशन स्पीकर बनाएगा वो। तो बाबर तैयार कर रहे हैं। अब तैयार कर रहे हैं इतने में क्यों? क्योंकि आपको बता दिया बयाना और आगरा की ज्यादा दूरी नहीं है, तो इधर जो संग्राम सिंह के हाथ चढ़े थे ना, उनमें से कुछ बच गए। मेहंदी ख्वाजा खुद ही बच गया था। तो ये भाग कर गए वो जो डरे हुए सैनिक थे ना, भी एक तो दूसरे का देश है, वहां की कल्चर भी नहीं जानते, वहां कैसे लड़ा जाता है ये भी नहीं जानते, भी बाबर तो दूसरे के देश में बैठा है। तो सैनिक डरे हुए तो थे, ये इन्होंने आके दिमाग खराब कर दिया सैनिक को। बोलो रो बायोडा, बोलो संगे की सेना को दूसरों किनारों को दिख ही को भाई 1,20,000 अगर सेना है तो दूसरा किनारा तो नहीं दिखेगा। और बायोडा उठ ना जाइयो, कूद कूद के मारा को। मूड तो था ही नहीं, ऊपर से उन सैनिकों ने दिमाग को और खराब कर दिया। लेकिन बाबर भागने वालों में से नहीं था, क्योंकि उसने जीवन में इतनी विकट परिस्थितियां देखी थी। आपको बताया ना, वहां जब घुमा था ना, वो बड़ी विकट परिस्थितियां देखी। और बाबर इस बात को भी जानता था कि इस युद्ध के बाद में या तो मैं भारत का बादशाह बनूंगा या मारा जाऊंगा, बीच वाला कोई काम नहीं होगा। क्योंकि अगर संग्राम सिंह से बाबर हारेगा तो बाबर भागकर फरगना नहीं जा सकता, मरेगा, या फिर भारत का बादशाह बनेगा। बाबर के इसके बाद में कोई दुश्मनी नहीं बचेगा शक्तिशाली। तो बाबर ने धीरे धीरे सैनिकों को तैयार किया। तो चलो रुपया दे दूंगा, ये रुपये के करा रुपया मेजत बच्चा ना को नहीं रुपयों में के करा। बोल देखो बस लास्ट लड़ाई, इन युद्ध के बाद में थार जच्चे को फरगना उड़ जियो और आपके जच्चे तो यहाँ रहे। अरे तो भाई बच्चा जाऊंगा नहीं, बिना मतलब ये क्यों बात करे यार बाबर, बड़ा कोई मान। फिर बोले और थारा ऊपर एक टैक्स ला गया तमगा, वो टैक्स हटा दूंगा। पड़े रहने दे देखना टैक्स कोई बात करो सल्ट ला वो नहीं क्या। अब तो बाबर जिहादी बन जाएगा, फाइनल हथियार निकालेगा। थोड़ा सा कन्वर्ट किया उसने धर्म की ओर, क्योंकि धर्म के ना मामले में आदमी अंधा होता है। अब बाबर ने थोड़ा सा मोटिवेशन किया, बोले रे मैं इस्लाम का प्रचार खतराइड हूं। सैनिक बोला बाबर तू इस्लाम,
कुरान रख के सर पे पीते शराब हो। जैसे मान लो आपने थे कोई भागवत कथा सुनन जाओ और बाबू जी प्रवचन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, वहां भगवान कृष्ण राम रमान, शाम के बाबू जी थे होटल में लेग पीस खाता देखो, तो थे के बोलोगा? ये बोलोगा यार ये घटिया आदमी है। तो क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर मीट खाना गलत है, हमारे धर्म के विरुद्ध है। वैसे इस्लाम में शराब पीना गलत है। बाबर छाटा मास्टर दारू दूड़ी पौवा पौवा शादी रखा करते बोल, तू इस्लाम की बात करे यार, दारू तो तू पियर इस्लाम की बात करे। तो बाबर के करो बैच को जकाम सोने चांदी का बर्तन जकाम दारू पीतो बह गया यार, फकीराम बंटवा दिया, बोला आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा और एक सच्चे मुसलमान की तरह दाढ़ी रखूंगा। अब तो चलो बड़ा फिर तैयार को नहीं, बोल कोई नहीं यार पी ले करके। तो बाबर तो छांटियों मार के परेशान करते से निकाल, ऐसे इधर हो जाओ उधर हो जाओ, लूण कम है नमक ज्यादा है, वो नहीं तैयार। लास्ट अब तो हथियार निकालना ही पड़ेगा लास्ट। अब बाबर ने मोटिवेशन देना शुरू किया, चलो मेरे साथ एक काफिर को मारो। काफिर क्या बोले? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, एक काफिर को मारो। अगर काफिर को मारोगे ना तो गाजी कहलाओगे, और लड़ते हुए अगर तुम मारे गए तो शहीद कहलाओगे, और ऊपर जाओगे तुम्हें बेहतर हूर मिलेगी। ये वो तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तो जा रहा हूं, अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा। मुझे जिताएगा तो मेरा अल्लाह जिताएगा, हराएगा तो मेरा अल्लाह हराएगा। मैं तो पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं हूं। तुम बताओ तैयार हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? अब जैसे ही नाम लिया धर्म का, सब तैयार हो गए। बोल खाओ कुरान की सौगन का, एक भी पीठ दिखा के वापस नहीं जाएगा। सगराम सौगन भाई पहले तैयार कर लिया। अब धर्म के नाम पर बाबर ने तैयार करके इस युद्ध को घोषित कर दिया, धर्म युद्ध, जिहाद, जिसे हमारे धर्म में धर्म युद्ध बोला जाता है और इधर बोला जाता है जिहाद। जिहाद के नाम पे सैनिकों ने तैयार किया, सारा तैयार, चालो 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 रे चालो। बोल बड़ा अच्छा मोटिवेटर बना था बाबरिया, तभी तो बाबर के लिए कहा जाता है कि बाबर अच्छा सेनापति था, अच्छा शासक नहीं था। बाबर जिंदगी का आनंद नहीं ले पाया। 26 में आया लड़ाई, 27 में लड़ाई, 28 में लड़ाई, 29 में मर गया। तभी तो अच्छा शासक नहीं बन पाया, अच्छा सेनापति था बाबर। चलो अपने तो नजदीक है, यहां संग्राम सिंह ने कई भूल की। पहली भूल संग्राम सिंह ने क्या की? पहली भूल यह कि अगर संग्राम सिंह बयाना युद्ध के बाद सीधा आगरा चला जाता तो संग्राम सिंह की निश्चित जीत थी। बाबर को 1 महीने का टाइम मिल गया तैयारियों का। उसने इतनी तैयारियां कर ली, हुमायूं को भी बुला लिया था उसने, और उसने प्रयास किया था किसको? मेदिनी राय को खरीदने का भी। मेदिनी राय के पास निमंत्रण भेजा, मेरी तरफ आ जा रही है। 1 महीने की तैयारियों का टाइम मिल गया। अब और फिर संग्राम सिंह की सेना में जो जोश था ना, भी इतनी बड़ी सेना में जोश होगा, वो 1 महीना बहुत ज्यादा होता है, 1 महीने में जोश शांत हो जाता है, वो जोश नहीं रहता। अब मैदान में आओ, यहां तो नजदीक है अपने खानवा, ये लो खानवा का मैदान, रूपवास तहसील भरतपुर, तारीख 17 मार्च 1527। बाबर बड़ा डरा हुआ है। बाबर ने क्योंकि इतना डराया कि बाबर ने चारों ओर खाइयां खुदवाई और पीछे से आक्रमण नहीं कर दी। निर्णायक युद्ध है तो ये भारत का, राजस्थान का प्रथम युद्ध जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ। आगे आगे सैनिक खड़े कर दिए, उनके जस्ट पीछे तोप लगा दिए। बाबर के तोपची थे मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली शाबाश। इतो कौन रट रखे? कौन है वो? ये कौन है भाई? क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। अभी तक तो अर्धी घाटी में ही घुसे हुए एग्जामिनर, अर्धी घाटी की डीपली बातें पूछने लग गए। एक दिन तो इसको भी पूछेंगे, क्योंकि ये भी तो राजस्थान का महत्वपूर्ण युद्ध है। आज नहीं तो कल ये चीजें पूछेंगे आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, तोप एक बार इंटरव्यू में एक पर्सन पूछा था, भाई यही पद्धति उसकी पानीपत के युद्ध में थी।
तो उसमें ये पूछा कि बताओ पानीपत युद्ध और खानवा युद्ध में तोपों में क्या डिफरेंस था। तो डिफरेंस ये क्या कि बाबर यहां डरा हुआ था और संग्राम सिंह का इरादा था कि जाते ही तोपों पर अधिकार कर लो, क्योंकि बाबर का पॉजिटिव पॉइंट तो तोप ही है, मेरे पास तोप है नहीं, बोलो अपना तोपों पर ही अधिकार कर लियो। तो बाबर डरा हुआ था, तोपों की स्पेशल व्यवस्था की, मोटी मोटी जंजीरों से तोपों को आपस में बांध दिया था ताकि संग्राम सिंह अधिकार न कर सके इसके ऊपर। पीछे बाबर खड़ा हो गया, बाबर का बेटा खड़ा है, बाबर की इधर वाली साइड हुमायूं, और हुमायूं के पास में खड़ा है सुलेमान और सिस्तान। सर ये कौन है? ये इराक के दो राजदूत है, सुलेमान आका और सिस्तान आका, जो खानवा युद्ध में थे। तुलगमा पद्धति क्या होती है? बाबर के दाईं ओर मुनीम आतंक और रुस्तम तुर्कमान और इधर खड़े हैं मलिक कासिम और बाबा कसका। सर ये क्या है? ये है तुलगमा पद्धति का नेतृत्व करने वाले। इधर वाली साइड में नेतृत्व कर रहे हैं मुनीम आतंक और रुस्तम तुर्कमान, और इधर है मलिक कासिम और बाबा कसका। यानी तुलगमा का मतलब ये कि बाबर के पास जितनी सेना है ना, वो पूरी कभी मैदान में नहीं उतारता था। आपको पता है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना 12 दिन तक आमने सामने खड़ी रही। लास्ट में बाबर ने 2500 सैनिक भेजे, बोल जाओ थे जाओ। बाबर कभी भी पूरी सेना को मैदान में नहीं उतारता, और अपनी आदत ये थी कि हम लोग सारी की पूरी सेना को एक साथ मैदान में उतारते थे। तो ये है रिजर्व सेना, यानी युद्ध तो करेगी ये सेना। खानवा युद्ध लगभग 19 से 20 घंटे चला था, 9:30 बजे प्रारंभ हुआ था ये। तो ये जो है ना, ये युद्ध नहीं करेगी। इनको कह दिया तुम वेट करो, मैं जब ऑर्डर दूं तभी जाना, तुम तो बस आराम से एनर्जेटिक रहो, विदाम साथ में रखो, खाते रहो। इनको जब ऑर्डर देगा ना, कब ऑर्डर देगा? इधर संग्राम सिंह, सांगा की दूसरी भूल ये कर दी कि संग्राम सिंह हाथी पर बैठ के युद्ध करने आया, तो हाथी पर बैठे होने के कारण दूर से ही दिखाई दे दिया। अब इधर वाली साइड में अपने व्यवस्था की, दाएं बाएं ये। जब संग्राम सिंह आगे बढ़ेगा और युद्ध होते होते 5-7 घंटे हो जाएंगे, तब दोनों सेनाएं थक चुकी है, तब वो इस रिजर्व सेना को ऑर्डर देता था, और ये आते थे खतरनाक घुड़सवार पीछे से और सेना को घेर के मार देते थे। अब युद्ध शुरू हुआ, लगभग 9:30 बजे प्रारंभ हुआ युद्ध प्रारंभ होते ही राजपूती सेना आगे बढ़ रही है, और इधर वाली साइड में बढ़ते बढ़ते और बाबर के नजदीक तक पहुंचते ही बाबर ने आदेश दे दिया मुस्तफा और उस्ताद को तोप चलाने का। अब तोपों से सामना हमारा पहली बार हुआ, ना हमारे घोड़ों को पता तोपों के बारे में और ना ही हाथियों को पता, तो इनकी आवाज सुन के वो भी भागना शुरू हो गए। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, बढ़ते बाबर ने इनको आदेश दे दिया। अब दोनों साइड से गिर गए। अब दोनों साइड से मुकाबला, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है, दोनों साइड से गिर गए। इतने में ही एक तीर आके लगा संग्राम सिंह के, और संग्राम सिंह बेहोश होकर नीचे गिरे। गिरते सारे सरदार इकट्ठे, बोला लो राणा जी तो घायल हो गया। बोला अब क्या करना, सेना भागनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राजा नहीं दिखेगा, सेना भागनी शुरू होगी। बोले ऊपर बिठाओ किसी को, हाथी को, ताकि देखे। तो वहां पर था रतन सिंह चुड़ावत सलूम्बर का। बोल चुड़ावत जी थारा ही परिवार का है, बैठ जाओ। तो रतन सिंह चुड़ावत ने मना कर दिया था। क्यों? वो बात बताई थी मैंने आपको कि चूड़ा का वंशज था, चूड़ा के वंशजों ने कहा था कि हम मुकुट धारण नहीं करते। तो रतन सिंह ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, लेकिन किसी और को बिठा दो। तब सादड़ी के झाला अज्जा को बिठाया, और सादड़ी वालों आज भी बताते हैं मेवाड़ का मुकुट धारण करने का इनको अधिकार मिल गया था बाद में। अब मालदेव सोनगरा है, सिरोही काखे राज है, इनकी देखरेख में सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल के लाए। कहां? बसवा। सांगा का स्मारक कहां है? बसवा। अब युद्ध चल रहा है, युद्ध के बीच में नागौर का खानजादा और सलहदी तमर, ये दोनों बताते पासा पलट के बाबर की तरफ हो गई थी। तो कह तो देते हैं कि इन दोनों के पासा पलटने की वजह से संग्राम सिंह की हार हुई, लेकिन इन दोनों ने पासा तब पलटा था जब लगभग संग्राम सिंह की हार हो चुकी थी। दूसरी बात यह कि इनके पास 3-3 हजार सेना थी, तो 6000 सेना से क्या फर्क पड़ने वाला था 1,20,000 में। तो ये दोनों पासा पलट के सांगा से विश्वासघात करके किसकी साइड में मिल गए थे?
बाबर युद्ध विजय हुआ। युद्ध विजय के बाद जितने भी सेने थे, अपने राजस्थान की या फिर ऐसी कोई रियासत नहीं बची थी जिसमें इस युद्ध में जो शहीद ना हुआ हो अपनी ओर से। लगभग रियासतों में नुकसान हुआ। सांगा को तो बहुत, मेवाड़ को तो, जो शक्ति मेवाड़ की चरमोत्कर्ष स्थिति पे पहुंच गई थी ना, वो इस युद्ध के बाद तुरंत नीचे आ गई। अब बाबर युद्ध विजय हुआ, जितने भी लोग मरे उन सारों के सर कटवाए गए, क्योंकि मुगलों की खुशी मनाने का तरीका था ये। और उसके बाद में बाबर ने खुशी मनाई और एक नई उपाधि धारण की, गाजी। लेकिन बाबर ने भी अपने जीवन का काला दाग बताया खानवा युद्ध को। बाबर के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए इस युद्ध में। बाबर की इतनी हिम्मत नहीं रही, बाबर ने बहाना तो किया था गर्मी का, क्योंकि इसके बाद बाबर को आना चाहिए था चित्तौड़ मेवाड़ पर अधिकार, लेकिन क्योंकि ठीक है हार जरूर हुई है, लेकिन शक्ति अब भी कमजोर नहीं, अब भी बाबर डरा हुआ है। तभी तो वो एक दूसरी शक्ति को कुचलेगा, कहां, मेदिनी राय की ओर जाएगा, क्योंकि बाबर को डर था कि कहीं दोबारा एक होकर दोबारा ना आ जाए। तो बाबर अब उलझना नहीं चाहता था। बाबर ने बहाना किया कि बहुत ज्यादा गर्मी है और इधर वाली साइड चलते। अब बाबर आक्रमण करने के लिए जाएगा कहां, चंदेरी के मेदिनी राय पे। क्यों? क्योंकि इसने सांगा का सहयोग किया खानवा युद्ध में, बाबर की तरफ नहीं मिला था। बसवा में सांगा को होश आया, बोल भी रतन सिंह जी की न है, चंद्रभान जी की न है, झालाजा जी की न। बोले वो साहब युद्ध हार गया राणा जी, और चालो चित्तौड़ चाला, और थारे भी गांव ज्यादा हो रहे, चित्तौड़ चाला बट देख रेख करांगा और बाद में देखा। बोले हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ? बोल परिणाम किया अपन युद्ध हार गया। बोल तो युद्ध हार गया तो चित्तौड़ तो नहीं जाऊंगा मैं, जब तक इस हार का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मुकुट धारण नहीं करूंगा और वापस चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। चलो रणथंबोर चलो। यहां से संग्राम सिंह आ गया रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग संग्राम सिंह के पास ही। अब क्या हुआ, संगा के सरदारों में दो गुट बन गए। एक गुट तो वो था जो युद्ध करने में था, और दूसरा गुट वो था जो युद्ध नहीं करने में था। क्योंकि नहीं करने वालों का तर्क यह था कि यार जब आप अपन इतने लोग मिलके भी बाबर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अगर हम अब युद्ध करेंगे तो बचेंगे ही नहीं, और पीछे बचेगा कौन फिर। तो अब सांगा को सूचना मिली कि बाबर चंदेरी के मेदिनी राय पे आक्रमण करने के लिए जा रहा है। तो संग्राम सिंह ने कहा कि चलो अपनी सहायता की थी, चलो। अब बाबर तो आगे आगे जा रहा है और सांगा उसके पीछे हो लिया। तो यहां पर एक जगह है कालपी, एमपी, वहां पर एक स्थान है इरीच। तो वो जो गुट युद्ध नहीं करने में था, कहते हैं कि उस गुट ने संग्राम सिंह को जहर दे दिया था। कुछ कहते हैं कि संग्राम सिंह के घाव इतने थे कि इरीच नामक स्थान पर संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई। संग्राम सिंह को वापस लाया गया, कहां, मांडलगढ़। मांडलगढ़ में संग्राम सिंह का दाह संस्कार हुआ। सांगा की छतरी मांडलगढ़ में ही है, अशोक परमार ने बनवाई थी, जगनेर वाला, जिसने खानवा युद्ध में सहायता की थी ना, उसे बिजोलिया की जागीर दी गई। चंदेरी का युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया, यहां भी बाबर विजय हुआ। अब एक साइड बची है, कौन सी, अफगान है, गागरा का युद्ध। अफगानों को भी बाबर ने दबा दिया गागरा के युद्ध में। गागरा नदी है, लड़ते लड़ते सेना नदी में चली गई थी। भारत का एकमात्र युद्ध जो जल और स्थल दोनों में लड़ा गया था। अब हुआ क्या, बाबर का बेटा हुमायूं बीमार हो गया भयंकर तरीके से। संबल से उसको लाए थे, माचे पर बिठा गए, भयंकर बीमार। बाबर जी ने बिना डॉक्टर सारा इलाज करा दिया। बोले रहा हो गयो के छोरे। तो बताते हैं किसी ने, फकीर ने कहा कि अल्लाह तो कुर्बानी मांगता है और कुर्बानी दो तब ठीक होगा। बोल कुर्बानी हमेशा अपनी प्रिय चीज की दी जाती है। हुमायूं की प्रिय चीज की है। बोले हुमायूं तो मेरू ज्यादा प्रेम करे, तो थे दो कुर्बानी। तो बताते हैं बाबर ने हुमायूं की चारपाई के चारों ओर चक्कर लगाया कि हे खुदा, इसकी बीमारी मुझे दे और इसको ठीक कर दे। उसी दिन से हुमायूं ठीक होना शुरू हो गया और बाबर बीमार। बाबर की मृत्यु कुछ ये कहते हैं, जो इब्राहिम लोदी की मां थी, इब्राहिम लोदी मारा गया ना, उसको एक झोपड़ी में रखा था। कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की मां ने जहर दे दिया था बाबर को। एक ग्रंथ में ऐसा भी लिखा मिलता है, हुमायूंनामा लिखा है ना, उसमें। चलो जो भी हुआ हो, बाबर की मृत्यु हुई तो बाबर को यहीं दफना दिया गया, कहां, आगरा के आरामबाग। बाबर की पुस्तक बड़ी फेमस है, बाबरनामा।
हाँ बिल्कुल, इसकी भाषा तुर्की है, बहुत बार पूछी जाती है। फारसी में अनुवाद किया था पाइंदा खां रहीम जी, अंग्रेजी में अनुवाद किया था मिस बेब्रिज। उस समय के इतिहास जानने की सबसे बेहतरीन बुक है बाबरनामा। बाबरनामा शेर शाह सूरी के समय पढ़ी गई। उसमें लिखा था कि मुझे काबुल से बहुत प्रेम है, काबुल में दफनाओ। ओ के करो बेटी का बापो, काटो पाछो। तो आरामबाग से निकाल के बाबर को कहां दफनाया गया? बाबर ने 2 बार दफनाया। 2 बार बादशाह कौन बना था? 2 बार राज्याभिषेक किस मुगल बादशाह का हुआ? औरंगजेब को। 2 बार दफनाया गया बाबर को, 2 बार बादशाह बना था हुमायूं, और 2 बार राज्याभिषेक हुआ किसका? औरंगजेब का। चलो, इधर संग्राम सिंह और इधर बाबर कंप्लीट। अब आगे का संग्राम सिंह के उत्तराधिकारी है, उनको पढ़ेंगे आगे। बोलो क्या करना है?